नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया अध्याय उपसर्ग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि उपसर्ग जो है बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो गलतियां कर जाते हैं। उपसर्ग जो है वह केवल 9th, 10th, 11th, 12th के सिलेबस में ही नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपसर्ग से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और उपसर्ग के कार्य क्या है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है या किस स्रोत से हिंदी में उपसर्ग आए हुए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। आइए हम समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए, उपसर्ग जो है वह दो शब्द से बना हुआ है। उप धन सर्ग। उप का अर्थ जो होता है समीप। क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या स्थिति। समीप, उप का अर्थ हो समीप और सर्ग का होता है सृष्टि या स्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई शब्दांश किसी भी शब्द में मिलकर के उसको एक नवीन अर्थ देते हैं, यानी नई विशेषता बतलाते हैं, तो उपसर्ग कहलाएंगे। आइए परिभाषा में देखते हैं क्या होगी। मैंने आप क्या बताई? वह शब्दांश जो किसी भी शब्द में जुड़कर उस शब्द में एक नई विशेषता का अर्थ प्रकट करता है या शब्द में नवीनार्थ लाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, शब्द। जैसे मैंने ये जो उपसर्ग का जो निर्माण होता है, ऐसे लिखा मैंने शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। देखिए, परीक्षाओं में जो हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं या और भी किसी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके परीक्षाओं में या जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें उपसर्ग जो है कम से कम 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए शब्दांश कोई है, प्र कोई उपसर्ग है, प्र, इसे शब्दांश बोलेंगे, उपसर्ग कहते हैं इसे। अब मूल शब्द कोई मान लो हार है, हार, ठीक है। मूल शब्द क्या है? हार, और उपसर्ग क्या है? प्रहार। तो बन जाएगा शब्द नया प्रहार, प्रहार बन जाएगा। प्रा यहाँ उपसर्ग है, हार मतलब होता है, हार का 2 अर्थ होगा। हार का एक माला भी होता है और एक होता है पराजित हो जाना, 2 अर्थ निकलेंगे। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, प्रहार, प्रहार मतलब होता है मारना, किसी को मारना, प्रहार करना उन पर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ये। अब मैं कह रहा था कि प्रश्न जो है 2 तरीके या 3 तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया उन्होंने कि प्रहार शब्द है, आप इस प्रहार शब्द में उपसर्ग अलग कीजिए, उपसर्ग अलग कर देंगे, प्रहार गया। कभी कभी पूछ सकते हैं कि प्रहार में मूल शब्द कौन है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो आप हाँ कह देंगे, हाँ ये मूल शब्द आपका है, ठीक है। और कभी कभी 4 विकल्प दे देते हैं, 4 विकल्प दे दिया और 4 विकल्प में से पूछ लेंगे इन चारों में से किसमें उपसर्ग नहीं है। जैसे मैं एक लिखता हूं, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग
नहीं है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग अधिकतर जो है 4 ही विकल्प आते हैं। पहला लिख दिया प्रहार, चौथा लिख दिया। इस तरह से 4 विकल्प दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है, तो प्रश्न उठ जाता है। हालांकि मैं उपसर्ग कितनी संख्या कितनी किसमें है, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, 19 उपसर्ग हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उर्दू में भी जो है आपके 20 उपसर्ग हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब इसकी बात आएगी उसमें आपको क्या कैसे करना है कि जब हम शब्दों को पहले ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने बाद ये देखेंगे कि अगर हम पहले अक्षर को या पहले शब्दांश को अलग करते हैं तो जो मूल शब्द बचता है उसका अर्थ निकलता है नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं प्रहार, इसको हम प्रा अलग कर देंगे हार, हार का अर्थ निकलता है, इसमें उपसर्ग है, ठीक है। फिर आता है अभिराम, अभिराम को अलग कर देंगे तो राम, राम का अर्थ निकलता ही है। फिर है विज्ञान, अगर वी को अलग कर देंगे ज्ञान, जानते हैं नॉलेज। इसके बाद आता है दुकान, अगर हम दू को अलग कर देंगे कान, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर दुकान जोड़ेंगे तो ये जो है गलत होगा, यानी इसमें उपसर्ग नहीं है आपका ये। आइए हम देखते हैं उपसर्ग का कार्य क्या है। जब ये किसी शब्द में जब जुड़ते हैं तो जो मैंने परिभाषा बताई थी, ये बताई थी कि शब्द में एक नवीनता आ जाती है, लेकिन उसके अलावा इसके कार्य हैं। पहले हम देखते हैं उपसर्ग कार्य क्या है। पहला ये है कि शब्दों से जुड़कर शब्दों में नवीनता लाते हैं। पहला कार्य ये है, नवीनता लाते हैं, पहला कार्य है। दूसरा ये है कि शब्दों में जुड़कर शब्दों का अर्थ कभी कभी प्रतिकूल भी कर देते हैं। शब्दों में जुड़कर शब्दों का अर्थ कभी कभी प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विलोम, उसका अर्थ जो है चेंज कर देते हैं, यानी विलोम। तीसरा है शब्दों में जुड़कर शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन ये 3 कार्य हैं। पहला ये है कि जब किसी मूल शब्द से उपसर्ग जुड़ते हैं तो शब्द में नवीनता लाते हैं। अब कभी कभी जब ये शब्द में जुड़ जाते हैं उपसर्ग तो शब्द के अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसका अर्थ चेंज कर देते हैं या विलोम हो जाता है उस शब्द का। तो तीसरा मैंने बताया शब्दों में जुड़कर शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी जो है अगर किसी मूल शब्द में या शब्द में अगर उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो कभी कभी जो है अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पहले अर्थ रहता है वही बाद में भी अर्थ रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आइए हम इसे जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं पहला अर्थ हो जाएगा माला, दूसरा हो जाएगा पराजित, ठीक है, ये इसका अर्थ यहाँ निकल रहा है। लेकिन जब इसे उपसर्ग से मिलाएंगे, मान लीजिए मैंने उपसर्ग मिलाया, इसे पहले प्र मिला दिया हार, तो क्या बन जाएगा प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा मारना, ठीक। अब हार में मैं कोई शब्द मिला, कोई उपसर्ग मिला लो वी, ये भी वी भी उपसर्ग है, यानी को हार।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विहार। विहार मतलब होता है भ्रमण करना या घूमना, भ्रमण करना या घूमना। देख रहे हैं शब्द वही है, हार हार शब्द वही है, लेकिन जब उपसर्ग हम अलग अलग करते हैं तो उनके अर्थ में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम हार लिखा, आगे जोड़ दिया प्र, तो हो जाएगा प्रहार यानी मारना। फिर भी है, हार है, भी उपसर्ग लगा दिया, विहार भ्रमण करना है, घूमना। ठीक है, इस तरह से और इसमें उपसर्ग लगाते जाएंगे। तो अब एक शब्द और देता हूं मैं आपको यहाँ पर, मार्ग का अर्थ जान दिया आप, रास्ता हो जाएगा। लेकिन जब इसमें उपसर्ग मिलाएंगे तो पहले हम उपसर्ग मिलाते हैं आप सु, सुमार्ग। सुमार्ग मतलब होता है सुंदर रास्ता, अच्छा रास्ता। कहने मतलब है ये दोनों का अर्थ जो है सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा विशिष्ट अर्थ हो गया, ये विशिष्ट हो गया, मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन है कि जब सु उपसर्ग लगा देंगे तो इस शब्द में एक थोड़ी सी विशिष्टता आ गई है, एक विशिष्ट शब्द बन गया, अर्थ दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मान लीजिए हम लगाते हैं सामने कु, कु लगाते हैं मार्ग, कुमार्ग, जब यहाँ कु शब्द लगाएंगे मार्ग कुमार्ग बन जाएगा। आप इस तरह देख रहे हैं कि शब्द वही है मार्ग मार्ग, लेकिन हम उपसर्ग लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए सु लगाया सुमार्ग हो गया। सुमार्ग मतलब होता है सुंदर रास्ता, अच्छा रास्ता, लेकिन दोनों में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है सेम ही। ये जो मैंने दूसरा बताया था कि कभी कभी जो है देखिए ये तीसरा वाला शब्दों में जुड़कर शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम सु जोड़ दिए तो कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक विशिष्टता सी आ गई। लेकिन दूसरा मैंने बताया था शब्दों में जुड़कर शब्दों का अर्थ कभी प्रतिकूल कर देते हैं। ये देखिए कु लगा दिया, प्रतिकूल हो गया, नहीं उसका अर्थ चेंज हो गया, विलोमार्थक हो गया, तो कुमार्ग हो गया। ठीक है, ये उपसर्ग के कार्य है। पहला मैंने आपको बताया कि कभी कभी उपसर्ग जो है शब्दों में जुड़ करके उसमें एक विशिष्टता लाते हैं, जैसे ये देखिए विशिष्टता ला दिया, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा देखिए शब्दों में जुड़कर शब्दों का अर्थ कभी कभी प्रतिकूल भी कर देते हैं। ये देखिए मार्ग मैंने कु शब्द लगा दिया तो अर्थ परिवर्तित हो गया। तीसरा बताया कि शब्दों में जुड़कर शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देख लीजिए, मैंने पहला ये प्रहार में देख लीजिए, चाहे स्मार्ट देख लीजिए। अब हम इसमें तीसरा बिंदु समझते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में किन किन स्रोतों से उपसर्ग आए हुए हैं और उनकी संख्या क्या है। आइए हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में किन किन स्रोतों से उपसर्ग आए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से निकली हुई, या इससे पूर्व मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि संस्कृत जो है हिंदी की माँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि संस्कृत के कुछ उपसर्ग हिंदी में आए हुए हैं और कुछ हिंदी के अपने हैं और कुछ अन्य भाषा के हैं। तो इस लिहाज से इसे हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। उपसर्ग आए हुए इसे हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हम लोग कर सकते हैं संस्कृत से आए हुए शब्द, संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग। दूसरा देखिए उपसर्ग हिंदी भाषा के उपसर्ग। ये तीन हम कह सकते हैं क्योंकि इन हिंदी के अलावा जो दो है संस्कृत और उर्दू फारसी, इनका बहुत घनिष्ठ मेल रहा है। जैसे कि पहले जिक्र किया कि संस्कृत हमारी जो है प्राचीन काल भाषा है, वैदिक संस्कृत से लेकर के वैदिक लौकिक संस्कृति आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर ये निकली। और उर्दू और फारसी से आप जानते हैं कि हमारा देश जो है कई वर्षों तक मुगल शासक यहाँ पर शासन किए, तो उनकी उर्दू फारसी भाषा थी, उनका भी
हमारे हिंदी भाषा में कुछ उपसर्ग और शब्द ऐसे थे जो घुल मिल गए। तो मैंने इसी सुविधा के देश से उपसर्ग को 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग, हिंदी भाषा से आए हुए उपसर्ग और उर्दू या फारसी भाषा से आए हुए उपसर्ग। तो ये संस्कृत भाषा के जो आए उपसर्ग हैं वो उनकी संख्या है 22। कितनी है? 22। ठीक है। हिंदी भाषा के जो उपसर्ग अपने हैं वो 13 और उर्दू भाषा के जो है 19। ये संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग, हिंदी भाषा के 13, उर्दू और फारसी भाषा के 19, यानी तीनों के जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, ये इतने उपसर्ग जो है इनका हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब संस्कृत भाषा कौन कौन से उपसर्ग हैं और उन उपसर्गों का मूल शब्द में मिलकर के क्या परिवर्तन होता है, उन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, और हिंदी भाषा कौन कौन से उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी भाषा कौन कौन से उपसर्ग हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इसको लेकर चलूंगा तो करीबन 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लंबा वीडियो बनने से पाठ्यक्रम में या अध्याय को समझने में निरस्ता आती है, पाठ बोधगम्य नहीं होता है और छात्र उससे उड़ने लगते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि वीडियो छोटा बने लेकिन सार गर्भित हो और बच्चे जो है उसे आसानी से समझ सकें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब मैं फिर एक नए दिन में एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपके संस्कृत भाषा की जो हिंदी भाषा जो उपसर्ग आए हुए 22, उनकी संख्या बताएंगे, उनका अर्थ क्या है और उन उपसर्गों से कौन से शब्द बन सकते हैं, इनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी कहने मतलब है हमारे उपसर्ग के 4 वीडियो आएंगे। एक वीडियो आपका ये जो मैंने आज बनाया, इसके बाद नेक्स्ट 3 वीडियो और आएंगे, तो 4 वीडियो आपके उपसर्ग के बनेंगे। क्योंकि भले ही आप लोग उपसर्ग को बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन कभी कभी जो है जिसे हम आसान समझते हैं वही हमारे गले की फांस बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो में मैंने उपसर्ग के बारे में जो कुछ बताया आप उसे समझ चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपसर्ग जो है क्लास 10th जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उसमें 3 अंक का उपसर्ग आता है। क्लास 10th बच्चे के क्लास 10वीं के बच्चे के कोर्स में 3 अंक का उपसर्ग है। 3 अंक का। ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो यूपी बोर्ड से विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उनके कोर्स में उपसर्ग जो है 3 अंक का है। तो इस वीडियो से वो भी सीख सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो 4 वीडियो बनाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के जो 10वीं छात्र हैं, उनके सिलेबस में जितने उपसर्ग हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं। क्योंकि हाई स्कूल के जो बच्चे हैं अगर ये पूरा पढ़ेंगे थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी, उनका सिलेबस लंबा हो जाएगा। तो जो उनके सिलेबस में जो उपसर्ग हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे जो उपसर्ग से संबंधित जो वीडियो आएंगे लगभग 5 वीडियो आएंगे। 4 मैं बता रहा था, तो एक और बढ़ जाएगा 5 वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में जो कुछ भी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ वो आपको जरूर समझ में आएगा। और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो के सदस्य नहीं बने हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें और हमेशा नए नए समय पर हिंदी व्याकरण संबंधित, हिंदी साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी, ऐसे मेरी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।